नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। राजनीति में अक्सर इतिहास खुद को दोहराता है। जितिन प्रसाद को बीजेपी में एंट्री के साथ ही कांग्रेस से उनके परिवार के रिश्तों का भी इतिहास एक बार फिर दोहराया गया। इसको लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। मौजूदा परिस्थितियां कांग्रेस के लिए क्या कह रही? जितिन के पिता जितेंद्र प्रसाद वर्ष 2000 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव में बगावत करते हुए सोनिया गांधी के खिलाफ उतरे थे और अब 21 साल के बाद उनके बेटे ने कांग्रेस को करारा झटका दिया। जितिन प्रसाद ने ऐसे वक्त में बीजेपी का दामन थामा है जब अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। इंडिया न्यूज से बात करते हुए जितिन प्रसाद ने क्या कहा, सुनिए। हमारे साथ है जितेंद्र प्रसाद जी। सर, 3 पीढ़ियों के बाद अब आपने बीजेपी ज्वाइन कर ली है, क्या मोटिवेशन था? नहीं, मैंने बताया कि अभी ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला मेरे राजनीतिक जीवन का था और गहन विचार विमर्श करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि जो परिस्थितियां हैं आज के परिप्रेक्ष्य में, जो नए भारत, और हम लोग तो चुनाव भी लड़े, हमने देखा है कि जनभावना क्या है, हारे भी हैं, प्रधानमंत्री के प्रति लोगों की आस्था देखी है और जिस दिशा में देश जा रहा है और जो परिस्थितियां चुनौतियां हैं, उसमें सबसे उपयुक्त भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व। सर, आला कमान से आपने बात करने की कोशिश की, कोई रीच आउट करने की कोशिश की, उन्होंने आपसे कोई बात करने की? ये कोई क्षणिक व्यक्तिगत बात नहीं है। ये पिछले कुछ वर्षों से मैंने महसूस किया है कि जो जनता और कांग्रेस में जो दूरियां हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं और हमारे प्रदर्शन चुनाव में ये दर्शाते हैं और फिर भी कोई उसमें प्रयास, उसमें सुधार की कोई मुझे लक्षण नहीं दिखे, तो मैंने फैसला लिया। आखिरी सवाल है कि आप बड़े नेता है उत्तर प्रदेश के, अगले साल चुनाव है वहाँ पर, आपको क्या लगता है किन मुद्दों पर चुनाव होगा वहाँ पर? देखिए, मुद्दा होता है विकास का, मुद्दा होता है कार्य का, जनहित की सुरक्षा का और नौजवान पीढ़ी के उज्जवल भविष्य का। तो इन जो ये मुद्दे हैं, जो कार्य हुए हैं और आगे के जो कार्य होने हैं, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि सब काम 3, 4, 5 सालों में नहीं हो सकते हैं। समय चाहिए होता है परिवर्तन लाने के लिए, दिखने के लिए। तो ये जो हमारा समाज के जो आखिरी पंक्ति के व्यक्ति हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, उनके हितों की रक्षा की। मतलब ब्राह्मण कम्युनिटी भी बीजेपी तरफ आएगी आपके ज्वाइन करने में, क्योंकि आपको कहा जा रहा है कि आप बड़े दिनों से मुद्दे उठा रहे थे उनके? नहीं, मुद्दे उठा रहे थे, जहाँ सहायता समाज के लोगों को चाहिए थी और किसी को भी चाहिए थी। प्रयास ये था कि संगठित भी करें, उनके समस्याओं का समाधान भी करें और अब मुझे लगता है कि मैं और मजबूती से उनके कार्य कर सकूँगा। तो ये थे मिस्टर जितेंद्र प्रसाद का साफ तौर पर कहना है कि ये कोई बीजेपी में जाना उनका कोई क्षणिक फैसला नहीं था। उसके लिए उन्होंने काफ़ी डेलिब्रेशन किया, काफ़ी उसमें काफ़ी सोच विचार के बाद उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन करने का फैसला किया। उन्होंने ये भी कहा कि जो बीजेपी है वो एकमात्र ऐसी पार्टी है जो कि राष्ट्रवादी पार्टी है और जो पार्टी पर्सनैलिटी से ड्रिवन नहीं है। मैं राहुल गौतम, दिल्ली से इंडिया न्यूज़ के लिए। तो जितिन प्रसाद ने न सिर्फ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा है, बल्कि उसके साथ साथ उन्होंने ये कहकर एक करारा प्रहार किया कि बाकी पार्टियां व्यक्ति विशेष और परिवार की पार्टियां हैं, बीजेपी ही है जो कि सबकी पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। बीजेपी में जितिन प्रसाद जब शामिल हुए तो कांग्रेस के तमाम लोग उन पर लगातार हमला कर रहे हैं, लेकिन उसी बीच में प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी स्वतंत्र देव सिंह क्या कह रहे हैं, जरा वो सुनिए। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक और कल उत्तर प्रदेश से एक बड़े चेहरे ने दिल्ली में ज्वाइन किया है। उत्तर प्रदेश से अधिक बात करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कल जितिन प्रसाद ने बीजेपी ज्वाइन किया, उत्तर प्रदेश की क्या रूपरेखा तैयार हो रही है, क्या आगे बड़े प्लान हैं? देखिए, जितिन प्रसाद ज्वाइन करने से एक लाभ मिलेगा। बहुत बड़े लीडर हैं और अच्छे नेता हैं, कांग्रेस में बहुत दिनों तक काम किया है। वो भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी, आदरणीय नड्डा जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में विश्वास जताया और पार्टी ज्वाइन किया। उनके आने से पार्टी को लाभ मिलेगा। सर, एक अंतिम सवाल आपसे यही है कि क्या स्थितियां जो उत्तर प्रदेश में इस समय चल रही हैं उसको लेके क्या कहेंगे? सर, तो उत्तर प्रदेश से प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह थे जो कि जितिन प्रसाद के ज्वाइन होने पे एक बड़ी उन्होंने उम्मीद जताई है और उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक कैरियर है उसको लेके उन्होंने साफ कहा है कि ये जेपी नड्डा के नेतृत्व में उन्होंने कमान संभाली है और जाहिर सी बात है कि एक बड़ी रूपरेखा तैयार हो सकती है और बड़ा लाभ उत्तर प्रदेश में देखा जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट हरिओम के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
बहरहाल तो आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कांग्रेस कह रही है कि हमारा कोई नुकसान नहीं है, बीजेपी कह रही है कि हमें फायदा ही फायदा होगा, बाकी अन्य दल भी अपनी अपनी राय रख रहे हैं। लेकिन खुद कांग्रेस पार्टी के अंदर क्या कुछ चल रहा, उनके जो वरिष्ठ जन हैं वो इस पर क्या सोचते हैं, हमारे साथ खुद इस वक्त वरिष्ठ नेता पीएल पुनिया साहब जुड़ चुके हैं, छत्तीसगढ़ प्रभारी भी हैं। बहुत स्वागत है पीएल पुनिया साहब आपका इंडिया न्यूज पर। पीएल पुनिया साहब, मेरी आवाज आप तक जा रही है? धन्यवाद जी। पीएल पुनिया साहब, जो मौजूदा हालात है, आवाज आ रही है। जितिन प्रसाद का बीजेपी का दामन थाम लेना, कमल के साथ चले जाना, इसको आप कितना बड़ा झटका कांग्रेस के लिए मान रहे हैं, या फिर जैसा कहा जा रहा कि कोई ऐसे बड़े वो नेता नहीं थे और कांग्रेस का कोई नुकसान नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता? देखिए, जितिन प्रसाद जी कांग्रेस में बड़े नेता थे, कद्दावर नेता थे, इसमें कोई नकारा नहीं जा सकता। और जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि अब उनका कोई प्रभाव नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, तो पार्टी छोड़ने के बाद वो उनका प्रभाव नहीं रहता, वो आभा मंडल नहीं रहता जो पहले पार्टी में रहता है जी। तो इस हिसाब से दोनों बात सही है। और ये दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस पार्टी ने इतना सब कुछ दिया उनको और वो इसका दामन छोड़ के अपना चले गए। पार्टी में रहते हुए कहते हैं कि नदी में पत्थर अगर एक जगह बैठा रहे तो उसमें काई लगती है, उसमें वजन बढ़ता है, लेकिन अगर लुढ़कने लगता है तो घिस घिस के छोटा हो जाता है, उसका कोई प्रभाव नहीं रहता है। तो ये इनके बारे में भी यही कहा जा सकता है कि इन्होंने पार्टी छोड़ने के बाद अपने महत्व को ख़त्म किया है। पार्टी में रहते, कांग्रेस पार्टी में रह गए, उनका महत्व था, लेकिन छोड़ने के बाद महत्व खत्म हो जाता है। पुनिया साहब, आप बड़े ही जमीनी नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, और शायद इसी वजह से आपने दोनों ही हालात के बारे में कहा कि दोनों ही सही बातें हो सकती हैं। आपको खुद अंदर से एहसास होगा कि जितिन प्रसाद का जाना वाकई कांग्रेस के लिए कोई झटके से कम नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं कि काई लगा पत्थर रहे तो ज्यादा बेहतर है, लुढ़कने से कद छोटा होता है। यही बात तो कह रहे थे बार बार जितिन प्रसाद भी। उनको प्रभार दिया गया बंगाल का, और वहां पर लिस्ट न आने की वजह से, उसमें विलंब की वजह से नुकसान क्या हुआ आपको पता ही है। वो तो दर्द उनका लगातार था, उस दर्द को क्यों नहीं समझा, अपने उस काई लगे पत्थर को क्यों नहीं आखिर समझा गया, उनके सवालों का जवाब दिया गया? देखिए, वो पार्टी में थे और पार्टी में जो सबसे बड़ा फोरम है कांग्रेस वर्किंग कमेटी का जी, वो उसके सदस्य थे। बिल्कुल। और मुझे याद है जो पिछली कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई थी उसमें वो भी मौजूद थे। बिल्कुल। और जो पार्टी की जो इलेक्शन में क्या स्थिति रही उसके बारे में उन्होंने काफी लंबा चौड़ा अपना व्याख्यान भी दिया था। तो कभी कितना जरा भी एहसास नहीं हुआ कि वो पार्टी छोड़ के जाना चाहते हैं या पार्टी से असंतुष्ट हैं या पार्टी से कोई जवाब चाहते हैं, वो उनको जवाब नहीं मिल रहा, ये ऐसा नहीं है। क्योंकि सबसे बड़े फोरम पे जिसमें सभी वरिष्ठ नेता मौजूद हैं, उसके सदस्य की हैसियत से उनको मौका मिला और वो आधा पौना घंटा बोले, उन्होंने कोई सवाल नहीं खड़े किए, बल्कि अपने जवाब दिए कि वेस्ट बंगाल में कांग्रेस की जो बुरी स्थिति रही उसके क्या कारण थे, उसका वो बताते रहे। तो इसलिए ये कहना कि कांग्रेस में उनका जवाब नहीं मिला, उनकी बातों का जवाब नहीं मिला, ये पूरी तरह से फर्जी बात है। लेकिन ये तो सच है ना पीएल पुनिया साहब की चिट्ठी लिखने वाले जो 23 लोग थे उसमें से एक जितिन भी थे, और उनमें कई सवाल और कई बातें रखी गई थी, उस चिट्ठी को लेकर बड़ा बवाल मचा था। अब उसमें 22 रह गए, उससे एक अलग हो गए और बीजेपी में चले गए। तो वो तो बार बार सवाल खड़े कर रहे थे, बल्कि कांग्रेस पार्टी के अंदर अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर भी सवाल थे। देखिए, कौन पत्र लिखे थे, कितने लोग थे, और उनमें से ये एक चले गए, तो ये मुझे इसकी जानकारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है कौन क्या है। और जो पत्र के बारे में जो जिक्र कर रहे हैं उसके तो डिस्कशन हो चुका है बैठक में। उसमें जो गुलाम नबी आज़ाद साहब और बाकी लोग
वो जो मत है कांग्रेस हाईकमांड का ठीक या है। पार्टी का, उससे सब सहमत हैं। और जब राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव का प्रस्ताव रखा गया CWC में, तो सभी ने एक राय से कहा कि अभी कोरोना की स्थिति इतनी भयावह है, तो इस दौरान में कोई इलेक्शन कराने के लिए लोगों को इकट्ठा करना वो किसी तरह संभव नहीं है। तो कोई पत्र अब कोई माने नहीं रखता, और पत्र लिखने वाले उनको कोई शिकायत नहीं है, उनके कोई सवाल नहीं है, उन सब के सवाल का जवाब मिल चुका है, इसलिए वो बात खत्म हो चुकी है। ठीक है, चलिए, अगर आप कहते हैं कि उस पत्र को लिखने वालों के सवालों का जवाब मिल गया है, वो बात खत्म हो गई, लेकिन जो नई बात शुरू हुई है, अब मैं उत्तर प्रदेश पर आ रहा हूं। जितिन प्रसाद के जाने से कांग्रेस की उस मुहिम को कितना बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि एक बड़ा चेहरा था, एक बड़े राजनीतिक परिवार से थे, एक प्रभाव है उनका तराई क्षेत्र में, और ब्राह्मण चेहरे के तौर पर भी, क्योंकि पिछले दिनों में ठाकुर बनाम ब्राह्मण की बात कही गई थी, बहुत बड़ा मुद्दा बनाया गया था कांग्रेस की तरफ से भी, और आपका वो चेहरा अब खुद सत्ताधारी दल के साथ चला गया। देखिए, कौन कैसा चेहरा है मैं इसके बारे में नहीं जाना चाहता, और ना ही वो जात के आधार पर किसी का व्यक्तिगत आकलन करने का भी मैं नहीं समझता हूँ कि कोई सही तरीका है। वो कांग्रेस पार्टी ने उनको बहुत महत्व दिया जी, सांसद का टिकट दिया, सांसद बने, और जब उस समय देने की स्थिति में थे मंत्री पद, तो उनको मंत्री पद भी दिया। और जब हम सत्ता के बाहर हैं, सब सरकार में नहीं हैं, तो मंत्री पद दे नहीं सकते, तो जो पार्टी जो पद दे सकती थी, वो बड़े से बड़ा पद जो दे सकते थे वो पूरा दिया। और वेस्ट बंगाल के प्रदेश के इलेक्शन के प्रभारी बना के, उनको प्रदेश का प्रभारी बना के उनको वहाँ पर भेजा गया। तो जो भी का पार्टी ने उनको जो मौका मिला, जब देने की स्थिति में, तो दिया ही दिया, बिल्कुल। और इन्होंने उसके बदले में क्या दिया, और मैं समझता हूँ कि सबके सामने है, धोखा ही धोखा है, उसके अलावा और क्या दिया मैं नहीं समझता हूँ। लेकिन ये धोखा क्यों हो रहा है? क्योंकि जितिन प्रसाद, सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये तीन जो लोग थे, जिसमें से अब 2 बीजेपी के हैं, तीसरा अलग अपनी बगावत वहां पर राजस्थान में भी कर रहा है, इससे संकेत मिल रहा है, वो तो नहीं बोल रहा है, लेकिन समर्थक बहुत कुछ बोल रहे हैं। जो 3 लोग थे वो राहुल गांधी के सबसे करीबी थे। आखिर क्यों बार बार ऐसे धोखे मिल रहे हैं कांग्रेस को, और राहुल इस पर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दे रहे? देखिए, सचिन पायलट को इसमें सम्मिलित ना करें, वो अपना पूरी बात हाईकमांड के सामने कह चुके हैं, वो संतुष्ट हैं, इसलिए उसकी बात ना करें। जहाँ तक जितिन प्रसाद जी की बात है जी, तो तो मैं समझता हूँ कि जो महत्व दिया गया पार्टी ने जी, उसके बदले में जो उनका जवाब होना चाहिए था, उनकी निष्ठा होनी चाहिए थी, वो तो नहीं दिखाई दी कहीं भी। पार्टी ने क्या नहीं दिया उनको, ये सोचा जा सकता है। और उन्होंने पार्टी के लिए क्या दिया, केवल अपने स्वार्थ अगर ढूंढते रहें, और उन्हें लगता है कि तात्कालिक प्रभाव में देने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस पार्टी कुछ और उनको देने की स्थिति में नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ चले जाएं। तो ऐसे तो जो स्वार्थ की राजनीति हुई, ये मूल्यों की राजनीति, आदर्शों की राजनीति तो नहीं रही। पुनिया साहब, मैं फिर से कहूंगा, फिर से दोहराऊंगा, बहुत वरिष्ठ नेता है, आपको पता है कि राजनीति तो स्वार्थ की ही होती है। आप कह रहे हैं सचिन पायलट को हम इसमें शामिल ना करें, मैं तर्क के आधार पर ही शामिल करूंगा, मैं चाहूंगा जरूर आप उसको समझें और जवाब दें। राजेश पायलट की जयंती आने वाली है, सचिन पायलट खुद नहीं बोल रहे, लेकिन तमाम समर्थक लगातार बयानबाजी कर रहा है और एक माहौल वहां बन रहा है, इसलिए मैंने उनको शामिल किया है। 2 चले गए वो खास लोग जो कि राहुल के सबसे कोर टीम के थे, करीबी थे, और एक और बगावत के सुर वहां से उठ रहे हैं। पंजाब के हालात आप देख रहे हैं, क्योंकि आप छत्तीसगढ़ का प्रभार भी रखते हैं अपने पास। जैसे ही जितिन ने यह फैसला किया, वहां पर ट्वीट के जरिए, तमाम और लोगों के बयान के जरिए हम ये सुन रहे थे कि ऐसे लोग चले गए, ये बोझ ही थे, या फिर उनके जाने से कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं है। क्यों आखिर अपने खास जो लोग थे उनको आप सहेज नहीं पा रहे?
देखिए, मैं सचिन पायलट जी को अभी भी नहीं शामिल करना चाहता। आप अनावश्यक रूप से उनको बार बार बीच में लाते हैं। वो राजस्थान का अलग मुद्दा है और सचिन पायलट जी अपनी बात हाईकमांड के सामने पूरी तरह से रख चुके हैं जी, और वो उनकी बात से पूरी तरह संतुष्ट हैं। और आपस में क्या बात हुई है तो हाईकमांड को कोई शिकायत नहीं है, सचिन पायलट जी को कोई शिकायत नहीं है। इक्का दुक्का बात कोई अगर स्टे कमेंट्स हो जाता है तो उसका कोई महत्व नहीं रखता है। ठीक है। और बाकी तो हर प्रदेश की अपनी अपनी परिस्थितियां अलग अलग होती बिल्कुल हैं, बिल्कुल, और उस हिसाब से सब उसका समाधान भी होता है। और पंजाब की आप बात कर रहे हैं, पंजाब में कांग्रेस हाईकमांड ने एक इनिशिएटिव लेके 3 सदस्यों की जो सदस्य समिति बना के भेजी है, उन्होंने बात की है और उसका समाधान निकलेगा। राजनीति तो इसी तरह से समाधान करने की है, जहाँ पर आदर्श की बात होगी, जहाँ पर अपने मूल्यों पर स्थिर रहने की बात होगी तो उसका समाधान संभव है। लेकिन जो स्वार्थ में अगर डूबा होगा और अपने स्वार्थ की खातिर राजनीति फैसला लेता होगा तो उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। ठीक है। पीएल पुनिया साहब, आपने कहा कि आप खुद व्यक्तिगत तौर पर और पार्टी के स्तर पर ब्राह्मण, ठाकुर, इन तमाम चीजों का जिक्र नहीं करना चाहते और होना भी नहीं चाहिए। मैं आपका इस बात के लिए व्यक्तिगत तौर पर सम्मान करता हूं। लेकिन जैसे ही जितिन प्रसाद ने यह फैसला किया और खबर आई कि बीजेपी में वो ज्वाइन हो गए, वो तस्वीर सामने आ गई। अजय कुमार लल्लू का ही बयान है कि उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी से बड़ा कोई ब्राह्मण चेहरा नहीं है। पार्टी के इतने बड़े कद के नेता और उस प्रभार के नेता, वो अगर खुद इस तरीके का बयान दे रहे हैं तो इसको हम कैसे देखें? नहीं, उन्होंने जब तुलना करने की बात आई तो प्रियंका गांधी जी के बारे में उन्होंने जिक्र अवश्य किया, तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम उसी के आधार पर राजनीति करते हैं। हम उसके आधार पर राजनीति नहीं करते। उन्होंने एक बयान दिया है, एक स्टेटमेंट है उनका, लेकिन उसके आधार पर हमारी राजनीति चलती है ऐसा नहीं होता है। बल्कि हम पे तो आरोप ये लगता है कि आपका बेस वोट नहीं है, आपके साथ कौन है, ये हम पे आरोप लगता है। बिल्कुल। तो वो आरोप इसलिए लगता है कि हमने कभी किसी जाति विशेष को आगे बढ़ाने के लिए या उस पर निर्भर रहने के लिए कभी सोचा नहीं, कभी राजनीति उसके आधार पर नहीं की। एक नया मामला सामने आया है, मैं उसका अभी जिक्र करना चाहूंगा, फिर बाकी सवालों पर जाऊंगा। आप कह रहे हैं कि कुछ लोग व्यक्तिगत बयान देते हैं और कई बार तुलनात्मक बयान आते हैं तो उसमें इस तरीके की बात निकल जाती है। एक वाकया है महोबा का, वो खबर हम चला रहे, तमाम लोग चला रहे। उसमें एक व्यक्ति शादी करने जाता है और उसको लेकर फिर एक विवाद पैदा होता है और प्रियंका गांधी ने घोड़ी देने का वादा भी कर दिया, बाद में लड़की नाबालिग निकली। ये जल्दबाजी ही थी और अब उसको बाकी दल ये कह रहे हैं कि असल में दलितों को साधने में जल्दबाजी कर गई प्रियंका। ये देखिए, फिर उसको जाति आधार पे ऊपर बात करने खींचने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो दलित ना होता, अब वो पिछड़ी जाति का होता या कोई और जाति का होता और उन्हें रोका जाता घोड़ी चढ़ने के, बारात उठाने के लिए अगर रोका जाता तो वहाँ जाती तो फिर उस जाति के हो जाते, ऐसा नहीं है। और ये जो कुरीति है और जो जिस तरह की मनोभावना लोगों की है कि दलितों को गांव में से घोड़ी पे चढ़ के घोड़चढ़ी से बारात नहीं निकाल सकते, तो ये तो बहुत पुराने ज़माने से जो परंपरा चली आ रही है उसको तोड़ने का अब साहस करने लगे हैं लोग। और वहाँ के नौजवान ने कहा कि मैं घोड़ी पे चढ़ के ही निकलूँगा, बारात निकलूँगा, और उन्होंने बाकी लोगों को इनवाइट किया है। तो उसका अगर कोई समर्थन करता है, कोई जाने की बात करता नहीं, है, उसके समर्थन तो पर उससे किसी को आपत्ति नहीं है पुनिया साहब। यहाँ पर सवाल ये है, जो सवाल उठाए जा रहे हैं कि वो घोड़ी देने पर या घोड़चढ़ी रोकने पर जो लोग थे वो तो अलग विषय हो गया। जल्दबाजी ये हो गई कि नाबालिग लड़की से वो शादी कर रहा था व्यक्ति, ये अपने आप में बड़ी कुरीति। आप लोग खुद लंबी लड़ाई इसके लिए लड़ते रहे हैं। वो काम वो लड़का खुद भी गलत कर रहा था, ठीक है, बाकी जो लोग रोक रहे थे घुड़चढ़ी से वो तो अलग विषय है, वो तो विराम लगना ही चाहिए। उस लड़के ने भी बड़ा अपराध किया।
नहीं, जो गलत किया है, अपराध किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उसका समर्थन किसने किया? ना कोई समर्थन कर सकता है, कोई उसका समर्थन नहीं करेगा। ये एक अलग विषय है और उसके लिए किसी ने सहमति नहीं दी, किसी ने समर्थन नहीं दिया, तो इसलिए वो तो पूरी तरह से अलग विषय हो गया। और उसमें गलत काम किया है, अपराध किया है, तो अपराध के लिए उनको सजा मिलनी चाहिए, उनके से कार्रवाई करी जाए। पीएल पुनिया साहब, इसी सवाल में एक और चीज जोड़ता हूं। हर पार्टी कहती है कि महिलाओं के लिए हम काम कर रहे हैं। एक बयान आया है, बीजेपी इस पर अब कुछ बोल नहीं रही। महिला आयोग की सदस्य मीना कुमारी वो कहती हैं कि लड़कियों को मोबाइल नहीं देना चाहिए, इसी वजह से अपराध बढ़ रहा है। ये किस तरीके का बयान है, वो भी महिला आयोग की सदस्य का, जो खुद महिला है? देखिए, इस तरह की विकृत मानसिकता की महिला अगर महिला आयोग की सदस्य बन जाएगी तो महिलाओं का सशक्तिकरण कैसे होगा? जब पूरे जो तकनीकी विकास है उसमें सबकी भागीदारी नहीं होगी, सब उपयोग नहीं कर सकेंगे, उसके ऊपर बैन लगाने की बात कहेंगे, तो वो तो महिला सशक्तिकरण की बात नहीं हुई। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे महिला को महिला आयोग के यहाँ से हटाना चाहिए। उनका कोई औचित्य नहीं है ऐसी जगह पर रखने का, और इस तरह की भावना रखने के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। पुनिया साहब, बेहद संक्षेप में आखिरी सवाल, उत्तर प्रदेश में अब कांग्रेस किस तरीके से अपनी कवायद शुरू करेगी? थैंक यू। ठीक है पुनिया साहब, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पीएल पुनिया, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि कांग्रेस में रहकर जिनको बहुत कुछ मिला, अगर उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया है तो ये उनका अपना विषय है। कांग्रेस पार्टी नए सिरे से अपना काम करेगी। उत्तर प्रदेश में भी अलग अलग राज्यों की अलग परिस्थितियां, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। हाँ, खुद वो वरिष्ठ नेता हैं, उनको एहसास है, इसलिए उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हमें अपनी मजबूती के लिए संगठन के तौर पर काम करना होगा, और कांग्रेस उसको लेकर काम कर भी रही है। मौजूदा दौर में उत्तर प्रदेश में एक नए सिरे से राजनीति शुरू करनी पड़ेगी कांग्रेस को, संगठन को मजबूत करने के लिए। और उसके साथ साथ अगर आप देखिए तो उस झटके का एहसास भी कांग्रेस पार्टी को है। लेकिन कई बार कुछ इस तरीके की कवायद जब होती है तो उसके परिणाम सकारात्मक और नकारात्मक दोनों निकलते हैं। पार्टियां इसके लिए तैयार भी रहती हैं। नमस्कार।